स्वागत है मित्रों। आप सुन रहे हैं कहानी वार्ता। मैं हूं आप सबका दोस्त विक्रम और शुरू करने जा रहा हूं डकैती भाग 4। शिवराम ने सारा दिन इधर उधर भटक कर बिताया। करने को तो उसके पास कुछ था ही नहीं। अलबत्ता वो नीलामी के सुरक्षा इंतजामों पर गौर करता रहा, परंतु उसे अपनी सोच के हर कदम पर यही लगा कि लूट संभव नहीं है। शाम हुई तो 2 बियर गले के नीचे उतारी। दिन भर की थकान से राहत हासिल हुई। तनाव कुछ कम हुआ, परंतु समाप्त नहीं। वो हर हाल में, हर कीमत पर नीलामी में दिखाए जाने वाले हीरे जवाहरात लूटना चाहता था। परंतु अब उसे मालूम हो चुका था कि इस काम में हाथ डालना मरने के बराबर है, और जान की कीमत पर वो ये काम नहीं करना चाहता था। अगर जान ही नहीं बची तो करोड़ों के माल का क्या करेगा? शिवराम ने तो सोचा था कि इन हीरे जवाहरात को लूटकर बाकी की तमाम जिंदगी की भाग दौड़ समाप्त हो जाएगी, आराम से बीतेगी जिंदगी। परंतु अब उसे इस बात का एहसास हो चुका था कि जिंदगी की भाग दौड़ पहले की ही तरह रहेगी, क्योंकि हीरे जवाहरात को नहीं लूट सकेगा। लूटने की चेष्टा की तो मौत को ही गले लगाना पड़ेगा। बियर पीने के 2 घंटे बाद तक वो घूमता टहलता रहा। फिर डिनर किया, जैसे तैसे समय बिताया। रात के ठीक 10 बजे वो देवराज चौहान के बंगले पर जा पहुंचा। देवराज चौहान बंगले पर मौजूद नहीं था। बाहर खड़े होकर उसकी वापसी का इंतजार करने की तुक नहीं थी, और ना ही वापस जाकर दोबारा आने का कोई मतलब था। शिवराम ने मास्टर चाबी से दरवाजा खोला और भीतर प्रवेश कर गया। वक्त बिताने के लिए शिवराम नहा लिया। नहाने के पश्चात वह खुद को हल्का फुल्का महसूस करने लगा। अब शिवराम के मस्तिष्क में देवराज चौहान घूमने लगा। वह समझ नहीं पा रहा था कि देवराज चौहान सब कुछ जानने के बाद क्या करना चाहता है। उससे रात तक का वक्त क्यों मांगा उसने? शिवराम इन्हीं सोचों में डूबा बेड पर जा लेटा, और जाने कब उसकी आंख लग गई, इसका उसे एहसास भी न हो सका। आंख तब खुली जब देवराज चौहान लौटा। तब रात का 1:30 बज रहा था। अगला दृश्य। तुम? देवराज चौहान ने उसे भीतर देखा तो उसकी आंखें सिकुड़ गई। ओह सॉरी, मेरी आंख लग गई थी। शिवराम जबरन मुस्कुराया। भीतर कैसे आए? लॉक खोल दिया था। क्यों? तुमने 10 बजे मिलने को कहा था, तुम थे नहीं, इसलिए इंतजार करने के इरादे से भीतर आ गया। देवराज चौहान ने उसे घूरा, फिर सिगरेट सुलगाकर कुर्सी पर जा बैठा। मैं बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रहा था कि तुम मुझे बताओ कि हीरे जवाहरात की लूट के बारे में तुमने क्या विचार बनाया। तुमने रात तक का वक्त मांगा था इस बारे में। हाँ, तो क्या सोचा तुमने? व्यग्र स्वर में पूछा शिवराम ने। तुम्हारे बताए हिसाब से तो ये काम नहीं किया जा सकता। शिवराम का चेहरा उतर गया। तुम्हारा मतलब है कि हीरे जवाहरात नहीं लूटे जा सकते? शिवराम का स्वर बहुत फीका था। हाँ, जो तुमने सुरक्षा के प्रबंध बताए हैं, उन्हें मद्देनजर रखते हुए। अब तो शिवराम जैसे बेजान सा ही हो गया। मैंने आज का सारा दिन इसी काम में लगाया है। क्या लगाया है? मालूम किया कि तुमने जो भी सुरक्षा के प्रबंध कहे वो सही कहे या गलत। शिवराम की प्रश्न भरी निगाह देवराज चौहान पर जा टिकी। ठीक कहा था तुमने। वास्तव में सुरक्षा के लगभग वही प्रबंध हैं जो तुमने कहे थे। तो अब तुमने क्या फैसला किया? शिवराम की आवाज में खींच भर आई थी। बोला तो। देवराज चौहान ने सिर हिलाया। सुरक्षा के प्रबंधों को देखते हुए हम ये काम नहीं कर सकते। अगर करने की चेष्टा की तो बेकार में जान जाएगी, और ऐसा काम करने का कोई फायदा नहीं जिसमें जान बचने के भी चांस ना हो। हम इस इरादे से होटल में गए तो बाहर कभी भी नहीं निकल सकेंगे। एकाएक शिवराम ने दांत भींचकर देवराज चौहान को घूरा।
मैंने तो सुना था देवराज चौहान के पास हर बंद ताले को खोलने की चाबी है, वह सब काम कर सकता है। परंतु अब मालूम हुआ कि तुम हम जैसे मामूली इंसान हो। ठीक कह रहे हो तुम, देवराज चौहान मुस्कुराया। मैं भी आप लोगों की तरह का ही इंसान हूं। मेरे में ऐसी कोई खासियत नहीं है जो जिक्र के काबिल हो। फिर लोग तुम्हारे नाम पर वाह वाह क्यों करते हैं? शिवराम का स्वर सख्त था। पागल हैं, बेवकूफ हैं वो लोग। मुझे भी ऐसा ही लगता है, शिवराम ने दांत भींचकर कहा और उठ खड़ा हुआ। देवराज चौहान के होंठों पर अब भी मुस्कुराहट छाई हुई थी। चलता हूं। बड़े तोप बनते थे। शिवराम के कदम दरवाजे की तरफ बढ़े। देवराज चौहान ने कश लिया और शांत स्वर में कहा, शिवराम, अभी तक तो मैं तुम्हारी कही बातों पर चल रहा था। शिवराम के कदम रुके। पलटकर उसने देवराज चौहान को देखा। क्या मतलब? तुम बहुत जल्दबाज हो। कोई काम पूरा ना हो तो हत्थे से उखड़ नहीं जाते। बैठो। शिवराम फौरन वापस आ बैठा। हम ये काम कर सकते हैं शिवराम। शिवराम का चेहरा खुशी से भर उठा। तुम तुम्हारा मतलब है कि हम हीरे जवाहरात लूट सकते हैं? हाँ, परंतु होटल में नहीं। वहां पर यह काम किसी भी सूरत में संभव नहीं है। फिर? उलझन के भाव आ गए शिवराम के चेहरे पर। मैंने आज दिन में सब कुछ मालूम किया है, हीरे जवाहरात के बारे में। वैसे समय बहुत कम था। जो कुछ भी मैंने जानने के लिए जाना, उसके लिए फिर भी सब कुछ जान गया। देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। हीरे जवाहरात यहाँ पहुंच चुके थे। आज दोपहर में ही यहाँ पहुंचे थे और उन्हें जाने माने सुरक्षित वॉल्ट, रॉयल प्राइवेट वॉल्ट में रख दिया गया है। और जब तक हीरे जवाहरात वहां रहेंगे तब तक सुरक्षा के इंतजाम बढ़ा दिए गए हैं। वॉल्ट के मालिकों ने भी इंतजाम बढ़ाए हैं और सिंघानिया के खास आदमी, कमांडो राजन सिकोलिया के आदमियों ने वॉल्ट को घेर रखा है कि कोई अरबों के उन जेवरात को लूटने की चेष्टा न करे, जबकि उस वॉल्ट की लूट वैसे भी संभव नहीं है। क्यों? सुरक्षा के बहुत ही सख्त इंतजाम हैं वॉल्ट में। तुम नहीं समझोगे। रॉयल वॉल्ट के बारे में मैं पहले ही सर्वे कर चुका हूं, परंतु सुरक्षा के इंतजामों को देखते हुए वॉल्ट लूट का इरादा कुछ देर के लिए छोड़ दिया। देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहकर कश लिया। तुम हीरे जवाहरात की बात कर रहे थे? शिवराम ने बेचैनी से कहा। हाँ। होटल में हम उन्हें लूट नहीं सकते, वॉल्ट में भी कुछ ऐसा ही है। फिर? परसों शाम को 5 बजे नीलामी की शुरुआत होगी और दोपहर को करीब 2 बजे सख्त पहरे के दरमियान उन करोड़ों के हीरे जेवरात को वॉल्ट से निकालकर होटल में ले जाया जाएगा। शिवराम की आंखों में एकाएक चमक दौड़ी। तुम्हारा तुम्हारा मतलब कि? हाँ, देवराज चौहान ने सिर हिलाया। उन हीरे जवाहरात को लूटने का हमारे पास सबसे आसान रास्ता यही है कि उन पर तब हाथ डाला जाए जब उन्हें वॉल्ट से होटल ले जाया जा रहा हो। ये तो बहुत आसान है कि? आसान? देवराज चांद ने से घूरा। तुम्हारे ख्याल से ये बहुत ही आसान है? शिवराम पल भर के लिए सक पकाया, फिर बोला, नहीं, मैं गलत कह गया। यह आसान नहीं हो सकता। हीरे जवाहरात की हर जगह तगड़ी सुरक्षा रखी जा रही है। अब ठीक कहा तुमने, देवराज चौहान ने कहा। हीरे जवाहरात की तगड़ी सुरक्षा की जा रही है। वॉल्ट से होटल ले जाते समय जवाहरात की देख रेख का तो और भी तगड़ा इंतजाम होगा, लेकिन कोशिश करने पर हम कामयाब हो सकते हैं। अरबों के जेवरात के मालिक हम बन सकते हैं, अगर जान की बाजी लगा दी जाए। आधे आधे चांस में तो मैं जान की बाजी लगाने को तैयार हूं, शिवराम ने दृढ़ स्वर में कहा। देवराज चौहान ने चेहरे पर गंभीरता के भाव लाए। मुझे बताओ तो सही, ये सब कैसे होगा? अभी कुछ नहीं कह सकता। हमें कई बातें जाननी पड़ेंगी शिवराम, जैसे कि
हीरे जवाहरात किस रास्ते से वॉल्ट से होटल तक लाए जा रहे हैं, कैसे लाए जा रहे हैं, उनकी सुरक्षा का क्या प्रबंध होगा। ये सब बातें जानने के पश्चात ही लूट की कोई योजना तैयार की जा सकेगी। तो ये बातें हमें जल्दी जाननी चाहिए ताकि तुम निश्चिंत रहो, देवराज चौहान ने कहा। इन बातों को मैं जान लूंगा। कैसे? वो जानना मेरा काम है। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम नहीं, देवराज चौहान ने उसकी बात काटी। ये जानकारी मैं अकेले ही हासिल करूंगा। इस काम में मुझे किसी की सहायता की जरूरत नहीं है। ऐसे काम अकेले ही किए जाते हैं। मेरे साथ हो जाने से क्या हर्ज है? जानकारी अकेले रहकर ही हासिल की जाए तो बेहतर है। तुम कल आना। कल कब? दोपहर बाद। तब तक मैं सब कुछ मालूम कर लूंगा। उसके बाद देखूंगा कि क्या योजना बनाई जा सकती है। उसके बाद का काम बहुत जरूरी होगा। तब तुम्हारी पूरी सहायता लूंगा। शिवराम के चेहरे पर राहत के भाव उभरे। तो कल दोपहर बाद आ जाऊं? हाँ। शिवराम जब वहां से रुखसत हुआ तो आधी रात के बाद के 3 बज रहे थे। अगला दृश्य। शिवराम अगले दिन सोकर उठा तो दिन के 12 बज रहे थे। शिवराम 2 कमरों के फ्लैट में रहा करता था। छोटा किंतु अच्छा फ्लैट था। 5 साल पहले उसने चंद साथियों के साथ बैंक लूटा था। 8-10 लाख उसके हिस्से आया था तो 4 लाख का उसने फ्लैट खरीद लिया था ताकि रहने की समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा पाया जा सके। आस पड़ोस में सब शरीफ थे, इसलिए वह भी हद से ज्यादा शरीफ बनकर रहता था। पड़ोसियों के बच्चों से खेल भी लेता था। उनके लिए खाने की चीजें भी ला देता था। हर कोई उसे इज्जत भरी निगाहों से देखता था। सब यही जानते थे कि वह किसी कंपनी में सेल्समैन का काम करता है। महीना भर पहले पड़ोसी बीमार हो गया तो 2 दिन वह नर्सिंग होम उसके साथ रहा। ऐसा था शिवराम। अगर कोई आकर आस पड़ोस में कहता कि शिवराम खूनी लुटेरा चोर डाकू है तो वहां रहने वाले कहने वाले के हाथ पांव तोड़ कर रख देते। शिवराम के परिवार के बारे में लोग यही जानते कि परिवार गांव में रहता है, जबकि परिवार तो क्या, शिवराम का कोई गांव भी नहीं था। बहरहाल शिवराम का मामला ठीक ठाक चल रहा था। शिवराम नहा धोकर तैयार हुआ और बालकिशन के ठिकाने पर जा पहुंचा। बालकिशन नंबर 2 के धंधों का उस्ताद था। यूं तो बालकिशन का यह ठिकाना दिखावे के तौर पर रेस्टोरेंट ही था, जहां खाना भी मिलता था, परंतु वहां बियर और विस्की भी हासिल होती थी, जिसके इस्तेमाल के लिए बैठने के लिए पीछे केबिन थे। पुलिस को सब पता था। बालकिशन वक्त पर पुलिस स्टेशन हफ्ता पहुंचा देता था। सब काम फल फूल रहा था। इसके साथ ही बालकिशन दाएं बाएं भी हाथ मारता रहता था। उसने काफी चेले चपाटे पाल रखे थे, जिन्हें वो वक्त पर इस्तेमाल करता रहता था। शिवराम बालकिशन के खासम खासों में से एक था, परंतु वो उसके चमचों की गिनती में नहीं आता था। शिवराम पुराना पापी था, बालकिशन से कहीं आगे था। बालकिशन भी कई बार उससे दबकर ही बात करता था। यूं बालकिशन ने कई काम शिवराम के साथ किए थे और सब काम सफल रहे थे। मोटा माल हाथ लगा था। शिवराम जब भी फुर्सत में होता तो बालकिशन के ठिकाने पर पहुंच जाता। अब भी जाकर उसने ब्रेड स्लाइस और कॉफी से ब्रेकफास्ट किया, जबकि दोपहर के 1:30-2 बज रहे थे। शिवराम का इरादा 4 बजे देवराज चौहान के पास जाने का था। कॉफी समाप्त करके शिवराम ने सिगरेट सुलगाई ही थी कि एक आदमी उसके पास आया। उसे शिवराम अच्छी तरह जानता था। वो बालकिशन का आदमी था। नमस्कार शिवराम भाई, उसने करीब आकर कहा। शिवराम ने सिर हिलाया। बालकिशन याद कर रहा है तुम्हें? मुझे? हाँ। याद क्या कर रहा है? खुद क्यों नहीं आ जाता? शिवराम ने तीखे स्वर में कहा। अपने ऑफिस में है। कोई पाठ पढ़ रहा है। शिवराम का स्वर तीखा था। अब मैं इस बारे में क्या कहूं? शिवराम उसे घूरता रहा, फिर हाथ हिलाकर बोला, तू जा, आता हूं मैं। वो चला गया। शिवराम पूरी सिगरेट समाप्त करने के बाद उठा। अगला दृश्य।
बालकिशन 50 बरस का घुटे सिर वाला और तोतिया नाक वाला एक खुर्द-बुर्द इंसान था कि जो आसानी से किसी को हजम नहीं होता, परंतु शिवराम हमेशा ही उसे आसानी से पचा लेता था। बालकिशन एक नंबर का मक्कार आदमी था और हमेशा अपने फायदे की ही सोचता था। शिवराम उसकी काबिलियत से भली भांति वाकिफ था। इसके सिवाय वह बालकिशन की 4 डिग्रियां और भी जानता था, परंतु बालकिशन कभी भी उसके लिए परेशानी का कारण नहीं बना था। इसके 2 कारण थे। एक तो ये कि बालकिशन की आदतों को जानते हुए शिवराम उससे फालतू बात नहीं करता था। दूसरे, खुद बालकिशन भी ध्यान रखता था कि उसकी टांग शिवराम के फड्डे में ना अड़े, क्योंकि शिवराम के क्रोध से वो भली भांति वाकिफ था। दोनों की गाड़ी कई सालों से ठीक ठाक चल रही थी। शिवराम ने बालकिशन के छोटे किंतु सजे ऑफिस में प्रवेश किया। बालकिशन उससे ऐसे मिला जैसे बचपन का बिछड़ा भाई एकाएक सामने आ गया हो, जबकि सिर्फ 2 सप्ताह पहले दोनों 2 घंटे लंबी मुलाकात कर चुके थे। ओ शिवराम! कुर्सी से उठकर बालकिशन तेजी से आगे बढ़ा और शिवराम को जबरदस्ती ही गले लगा लिया। यह सीन लंबा ही चलता अगर शिवराम उसे ये कहकर अपने से जुदा न कर देता, सिगरेट लग जाएगी। बालकिशन के अलग होते ही शिवराम ने दिखावे के तौर पर तगड़ा कस लिया। तू कहाँ था? बालकिशन वापस अपनी कुर्सी पर बैठता हुआ बोला। मैंने कहाँ होना है? शिवराम कुर्सी खींचकर बैठता हुआ कह उठा। नहीं, मेरा मतलब है कि कई दिनों से तू आया नहीं। कई दिन से? मैं तो हमेशा ही 15-20 दिन या महीने में 1-2 बार तुझसे मिलता हूँ। शिवराम ने सिगरेट एस्ट्रे में डाल दी। फिर इस बार क्या बात होनी थी जो? बालकिशन सकपकाया, फिर हंस पड़ा। अच्छा, लगता है मैं ही गलती पर हूं। शिवराम ने बालकिशन को घूर कर देखा। बालकिशन उठा और बगल में फ्रिज में पड़ी 2 ठंडी बियर निकाली, गिलास तैयार किए और भरा हुआ गिलास शिवराम के आगे सरका दिया। दूसरा खुद थाम कर तगड़ा घूंट भरा। ठंडी है, मजा आ गया, बालकिशन बोला। शिवराम ने उसे घूंट भरते हुए देखा। मैं दूसरा घूंट भरकर बालकिशन से कहा, तेरे पास आदमी भेजने वाला था। वो तो तेरे चेहरे से लग रहा है। क्या लग रहा है? यही कि कोई बात है जो तुझे पच नहीं रही, शिवराम ने शांत स्वर में कहा। बालकिशन हंसा। मैं जानता था कि तू समझ जाएगा। तू पहले ही समझ जाएगा कि कोई खास बात है। शिवराम ने आंखें सिकोड़कर उसे घूरा। फोकट में बियर तू तभी पिलाता है जब तेरी मूंछ का बाल कहीं अड़ गया हो। मजाक करता है? कई बार तो तुझे फोकट में पिलाई है। बालकिशन ने मुंह बनाया। मुझे याद नहीं, शिवराम ने कहकर एक ही सांस में गिलास खाली कर दिया। बालकिशन ने गिलास रखकर सिगरेट सुलगाई, फिर कह उठा। तू मूड में है तो बोलूं? मूड ही मूड है, बोल क्या कहना है तुझे? शिवराम ने पुनः पुनः गिलास भर लिया। बहुत बढ़िया मौका हाथ लगा है, ऐसा कि 10 लाख से कम का हाथ नहीं होगा। काम भी कोई खास कठिन नहीं है। माल रोड पर सेठ पालकी वाला का बंगला। बालकिशन, शिवराम ने टोका। हाँ? तेरी बियर बेकार गई। बेकार ही तूने बोतल खोली, नुकसान कर लिया। क्या मतलब? मुझे कोई काम नहीं करना। पागल हो गया? ये काम तो है ही तेरे लायक, और मैं तेरे साथ रहूंगा ऊपर से। रहने दे बालकिशन, कोई और बात कर। बालकिशन हैरानी से उसका मुंह देखने लगा। तूने शायद सुना नहीं कि 10 लाख का मामला है। सुना, बराबर सुना, कान खोल कर सुना। शिवराम ने दूसरा बियर का गिलास भी खाली कर दिया। फिर भी तू कहता है कि ये काम नहीं करेगा? नहीं करूंगा। क्यों? आजकल छोटे मोटे काम करने मैंने छोड़ दिए हैं, शिवराम ने लापरवाही से कहा। बालकिशन के चेहरे पर छाई हैरानी कम नहीं हुई। छोटे मोटे काम करने छोड़ दिए हैं? हाँ। कब से?
यही को 20 दिन हो गए हैं। माना, परंतु 10 लाख का काम छोटा मोटा नहीं होता, बड़ा होता है। मेरे लिए छोटा है, हाँ तेरे लिए बड़ा हो सकता है, लेकिन पहले तू 2 लाख के काम को ही बड़ा कहता था। पहले की बात और थी, और अब की बात और है। हाँ। क्यों? अब क्या हो गया? कुछ नहीं। कहीं बहुत मोटा हाथ मारा है क्या? बालकृष्ण की निगाहें उसके चेहरे पर थी। नहीं। या फिर कहीं मोटा हाथ मारने का प्रोग्राम है? तू कुछ भी सोचता रहे, आखिर कुछ बात तो है ही शिवराम। अटकलें लगाना छोड़ दे, बात कुछ भी नहीं है। शिवराम उसे टालने वाले लहजे में बोला। अब मैंने सोच लिया है कि 50 लाख से कम का हाथ नहीं मारना। बालकृष्ण उसे देखता रहा, बोला कुछ भी नहीं। शिवराम ने घड़ी देखी। अभी देवराज चांद के पास पहुंचने में वक्त था। बालकिशन। हाँ। बियर का नुकसान तो तूने कर ही लिया है, अब कुछ खाने का नुकसान भी कर ले। एकाएक बालकिशन मुस्कुराया। तू गलती पर है शिवराम। मैंने तुझे कई बार मुफ्त की बियर और खाना खिलाया। कहता रहे, मुझे याद नहीं है। मैं तो हमेशा पैसे चुकता करके गया हूं। खा भी लेता है और मानता भी नहीं है। खैर, अब बता क्या लेगा? हल्का सा लंच। बियर पीने से खाने की इच्छा हो रही है, शिवराम ने कहा। मैं अभी कहता हूं। बेल मारने की अपेक्षा बालकृष्ण खुद बाहर जाने लगा तो शिवराम ने टोका। नुकसान हो रहा है तेरा तो थोड़ा और भी कर ले। बोल। बालकृष्ण ने ठिठक कर उसे देखा। एक बियर और खोल दे। बालकृष्ण ने फ्रिज में से बियर निकालकर उसके सामने रख दी। मैं तेरे लिए स्पेशल लंच का ऑर्डर देकर आता हूं। ये बियर समाप्त कर लूं, आधे घंटे बाद लंच आए। ठीक है, वेटर को बोल दूंगा। बाहर आकर बालकिशन ने वेटर को लंच के लिए समझाया। फिर एक अलग कमरे में पहुंचा जहां 3 दादा टाइप व्यक्ति बैठे ताश खेल रहे थे। बालकिशन को देखते ही वो खड़े हो गए। तुम दोनों बाहर जाओ। तीनों में से 2 बाहर निकल गए। तीसरा जो बचा उसका नाम अजीत खन्ना था। एक नंबर का दादा, खतरनाक इंसान। बालकिशन का वो खास आदमी था। हर उल्टे काम में वो बालकिशन के साथ होता था। वैसे भी अजीत खन्ना काबिल इंसान था। बड़े बड़े काम वो आसानी से कर गुजरता था। मन ही मन बालकिशन उसे मानता था। अजीत, बालकिशन ने गंभीर स्वर में कहकर सिगरेट सुलगाई। अजीत ने प्रश्न भरी निगाहों से बालकिशन को देखा। 35 वर्षीय अजीत स्वस्थ बदन का मालिक था। उसकी आंखें और चेहरा शांत दिखाई देता था अक्सर। जी। शिवराम आजकल अपने पंख कुछ ज्यादा ही फैलाने की चेष्टा कर रहा है। क्या मतलब? मैंने उसके सामने 10 लाख की ऑफर रखी कि हाथ मारते हैं, तो बोला ये छोटा काम है। छोटा काम है? 10 लाख का? शिवराम कहता है? अजीत खन्ना हैरानी से बोला। हाँ, बड़ी अजीब बात है। मैं भी यही सोच रहा हूं। 2 लाख की बात सुनकर जिसके कान खड़े हो जाते थे, आज 10 लाख की बात सुनकर वो अपनी आंखें भी नहीं खोल रहा। टांग कुछ टेढ़ी फंस गई है। बालकिशन ने विचार भरे स्वर में कहा। आप कहना क्या चाहते हैं? मुझे लगता है कि शिवराम या तो किसी बड़े मामले में टांग फंसा चुका है या फंसाने वाला है, तभी 10 लाख की बात सुनकर वो कोई भाव नहीं दे रहा। बालकिशन ने खन्ना को देखा। अजीत खन्ना ने सिर हिलाया। यकीनन ऐसा ही होगा, नहीं तो वो 10 लाख की बात सुनकर उसे हवा जरूर देता। शिवराम अभी मेरे ऑफिस में मौजूद है। ऑफिस में? हाँ। बियर उड़ा रहा है। अजीत खन्ना प्रश्न भरी निगाहों से बालकिशन को देखने लगा। लंच के बाद यहां से वो बाहर निकलेगा अजीत, उस पर नजर तो रखो। शायद कुछ पता चले कि वो किस मोटी फिराक में है। बालकिशन ने गंभीर स्वर में कहा। अजीत खन्ना ने सहमति में सिर हिलाया।
सावधानी से उस पर नजर रखना, साले को खबर ना हो जाए कि आप निश्चिंत रहें। उसके बाद बालकिशन वापस अपने ऑफिस में पहुंचा। शिवराम बियर समाप्त कर चुका था। तुम्हारा लंच अभी आ रहा है? शिवराम ने सिगरेट सुलगाकर सिर हिलाया। तो फिर तुमने क्या सोचा? बालकिशन ने जानबूझकर पुनः बात शुरू की। किस बारे में? शिवराम ने उसे देखा। वही जो मैं कह रहा था कि 10 लाख। नहीं, शिवराम ने हाथ उठाकर कहा। बेकार के लफड़े में हाथ डालने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। वक्त नहीं है? हाँ। कहीं बहुत ज्यादा व्यस्त है क्या? ऐसा ही समझ ले। लेकिन कर क्या रहा है तू? तू क्यों पूछता है? ऐसे ही। अब मत पूछना। अपने 10 लाख वाले मामले को देख। शिवराम ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। वो तो देखूंगा ही। अगर तेरा साथ मिल जाता तो मामला पूरी तरह से फिक्स हो जाता। किसी और को ढूंढ ले। विश्वास के काबिल कोई भी नजरों में नहीं है। अजीत को साथ ले ले, वो ठीक रहेगा। समझदार है। जो काम तू कर सकता है वो अजीत के बस का नहीं है। तेरे मुकाबले में तो वो बच्चा है। बियर का सुरूर शिवराम पर ठीक ठाक था, परंतु पूरी तरह होश में था वो, और इस बात के प्रति सजग था कि जवाहरात की लूट के बारे में उसके मुंह से कुछ न निकले। वेटर लंच रख गया। शिवराम ने लंच पर निगाह मारी। तुमने अपने लिए लंच नहीं मंगवाया? नहीं, अभी मेरे मन में नहीं है। शिवराम लंच में व्यस्त हो गया। शिवराम। हाँ। हमने कई सालों साथ काम किया है। शिवराम ने निगाहें उठाकर बालकिशन को देखा, फिर खाने में व्यस्त हो गया। तू कहना क्या चाहता है? सालों की कोशिशों के बाद भी मोटा हाथ नहीं मार सके। शिवराम कुछ नहीं बोला। अब मुझे लगता है कि हम ठीक नहीं चल रहे थे। हमें ऐसा मोटा हाथ मारना चाहिए था कि बाकी की जिंदगी आराम से बीतती, परंतु हम छोटे हाथ मारकर ही तसल्ली करते रहे। ठीक कहता है तू। अब मुझे एहसास हो रहा है कि जिस 10 लाख के हाथ के बारे में मैंने तुझसे कहा था, वो छोटा हाथ ही है। कम से कम 50-70 लाख का हाथ तो मारना ही चाहिए। अकल तो आई तुझे, परंतु थोड़ी देर से। शिवराम मुस्कुराया। कहीं मोटा हाथ मारने का प्रोग्राम बनाते हैं शिवराम। बालकिशन बोला। मोटा हाथ? हाँ। अभी नहीं, थोड़ी देर ठहर जा। ठहर जाऊं? क्यों? इन दिनों में व्यस्त हूं। 10-20 दिन के बाद बात करेंगे कि क्या करना है। कहाँ व्यस्त है तू? मुझे भी नहीं बताएगा? शिवराम ने बाल किशन को देखा, फिर सिर हिलाकर बोला। क्या करेगा तू जानकर? यूं ही। करना क्या है? बाल किशन ने लापरवाही से कहा। शिवराम जानता था कि उसकी व्यस्तता की बात सुनकर बालकिशन के दिमाग में कीड़ा घुस चुका है कि वो क्या कर रहा है, और शिवराम का विचार था कि उसके दिमाग में कुल बुलाते कीड़े को मार देना चाहिए, नहीं तो बालकिशन अवश्य जानने की चेष्टा करेगा कि वो क्या कर रहा है। बालकिशन। शिवराम ने खाना समाप्त करते हुए गंभीर स्वर में कहा। हाँ। सारी जिंदगी बुरे काम करते करते बीत गई। थोड़ा बहुत पैसा तो पल्ले है, परंतु जिंदगी में बाकी कुछ भी नजर नहीं आ रहा। 50 बरस का हो गया हूं। 5-7 साल बाद कोई पूछने वाला भी नहीं होगा। शादी नहीं की तो औलाद कहां से आती? बीवी होने की बात तो दूर की है। बालकिशन ने सहमति में सिर हिलाया। अब मैंने फैसला किया है कि शादी कर लूं। शादी? तू? बालकिशन के होठों से निकला। शिवराम ने तीखी निगाहों से उसे देखा। क्यों? मैं शादी क्यों नहीं कर सकता? देखा है कभी मुझे? नहीं, वो बात नहीं है, मैं तो सोच कर बोला कर। शिवराम ने कड़वे स्वर में कहा। बालकिशन ने कुछ नहीं कहा। एक औरत है नजर में।
खासी यारी दोस्ती हो गई है उससे। रात दिन उसके साथ ही बीत रहे हैं। शरीफ घराने की अच्छी औरत है। उसे सहारा चाहिए। मुझे भी अब जरूरत है। मेरा ख्याल है कि आने वाले 2-4 दिनों में मैं उससे शादी कर लूंगा। शिवराम उठ खड़ा हुआ। ये तो अच्छी बात है। बालकिशन ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। अब समझ में आया मेरी व्यस्तता का कारण। हाँ, औरत के साथ तो आदमी सबसे ज्यादा व्यस्त हो जाता है। बालकिशन हंसा। फुर्सत मिलने पर तुझसे मोटे हाथ की बात करूंगा। पहले ये काम निपटा लूं। ठीक है, निपटा ले। चलूं? दोबारा जल्दी आना। जल्दी आऊंगा, कहकर शिवराम बाहर निकल गया। बालकिशन के चेहरे पर कहर के भाव बिछते चले गए। उल्लू का पट्टा शादी करने जा रहा है, औरत के साथ व्यस्त है। साला मुझे, बालकिशन को चलाने की कोशिश करता है। बुढ़ापे में सहारे की जरूरत है। हरामी ये नहीं कहता कि तगड़े फिराक में है और बताना नहीं चाहता। 10 लाख के हाथ को छोटा हाथ कहता है। पहले तो 1-2 लाख के हाथ मारने के लिए हर समय यहीं मरा रहता था। बालकिशन उसी प्रकार कई पल कुर्सी पर बैठा रहा। फिर एकाएक उठा और आगे बढ़कर खिड़की खोलते हुए बाहर झांका। उसे शिवराम नजर आया जो टैक्सी में बैठने जा रहा था। फिर उसकी निगाह अजीत खन्ना की तरफ घूम गई जो कार की ड्राइविंग सीट पर मौजूद टैक्सी को देख रहा था। टैक्सी जब आगे बढ़ी तो अजीत खन्ना ने कार पीछे लगा दी। बालकिशन के चेहरे पर तसल्ली के भाव छा गए। अगला दृश्य। शिवराम के चेहरे पर व्याकुलता के भाव छाए हुए थे। वो बेहद गंभीर था और यही सोच सोच कर चिंतित था कि देवराज चौहान फाइनल तौर पर हीरे जवाहरात की लूट के बारे में क्या फैसला करता है। उसे अभी तक पूरा भरोसा नहीं था कि देवराज चौहान ये काम करने के लिए राजी हो जाएगा। देवराज चौहान जिस काम के लिए गया है वहां से आने का फैसला करके लौटेगा। जब देवराज चौहान के फ्लैट के सामने उतरा तो शाम के ठीक 4 बज रहे थे। टैक्सी को चलता करके वो दरवाजे पर पहुंचा। दरवाजा भीतर से बंद था। बैल देने पर देवराज चौहान ने दरवाजा खोला। देवराज चौहान नहाकर हटा था और बाल संवार रहा था। उसके भीतर आने पर देवराज चौहान ने दरवाजा बंद किया और बालों को बनाने लगा। लगता है अभी लौटे हो? शिवराम ने बैठते हुए पूछा। हाँ, आकर नहाया ही हूं बस। देवराज चौहान ने कंघा एक तरफ रखते हुए कहा। क्या रहा? क्या रहना है? देवराज चौहान उसकी बेचैनी भांप कर बोला। मेरा मतलब है, शिवराम ने बेचैनी से पहलू बदला। तुम्हारा विचार पक्का है ना कि ये काम करोगे? बिल्कुल पक्का है। इस बारे में चिंता मत करो। मालूम किया कि रॉयल वॉल्ट से हीरे जवाहरात लेकर वो लोग किस रास्ते से होटल तक जाएंगे? हाँ। देवराज चौहान ने गंभीरता से सिर हिलाया और जेब से तय किया कागज निकालकर शिवराम की तरफ बढ़ाया। यह उन सड़कों का नक्शा है जहां से कल दोपहर हीरे जवाहरात गुजरेंगे। शिवराम ने फौरन कागज थामा और तय खोलकर उसे देखने लगा। 5 मिनट तक देखता रहा और समझता रहा। फिर खुले कागज को टेबल पर रखते हुए पेपर वेट के नीचे दबा दिया। नक्शे की सड़कें समझ गए? समझ गया। अब शिवराम के स्वर में उत्साह था। ये सब तुमने मालूम कैसे किया? देवराज चौहान मुस्कुराया। मैंने तो बहुत कुछ मालूम किया है। तुम क्या क्या पूछते रहोगे? शिवराम उसे देखता रहा। अब सिक्योरिटी के इंतजाम भी सुन लो जो हीरे जवाहरात को होटल ले जाते समय रहेंगे। देवराज चौहान पुनः बोला। इस सेवा के लिए रॉयल प्राइवेट वॉल्ट वाले बुलेट प्रूफ आर्म्स प्रूफ ऐसी बख्तरबंद वैन देंगे जिसे रास्ते में खोला नहीं जा सकेगा। उसी में हीरे जवाहरात मौजूद होंगे। साथ में कमांडो राजन सकोलिया और उसके 6 आदमी बराबर चल रही कार में मौजूद होंगे। रॉयल वॉल्ट का जासूस अशोक सैनी भी अपनी कार में उस बख्तरबंद वैन की बगल में होगा, जो कि सुनने में आया है कि काफी तेज आदमी है। साथ में 8 पुलिस वाले पुलिस कार में वायरलेस सेट के साथ मौजूद होंगे। शिवराम ने पहलू बदला। हर तरफ पक्का इंतजाम किया जा रहा है।
कहीं भी ढील नजर नहीं आ रही। मत भूलो कि अरबों के हीरे जवाहरात हैं। सड़क पर हीरे जवाहरातों को लूटना हमारे लिए कठिन हो जाएगा। कठिन तो है ही, परंतु असंभव नहीं। सफलता मिलती है कि नहीं ये बात की बात है, परंतु मैं लूट की तगड़ी कोशिश करके रहूंगा। देवराज चौहान ने अपने शब्दों पर जोर दिया। मैं नहीं, हम। देवराज चौहान मुस्कुराया। हाँ, तुम तो मेरे साथ ही रहोगे शिवराम। देवराज चौहान ने सिर हिलाकर कहा। अब मैं तुम्हें इस सारे मामले का खुलासा हाल बताता हूँ। प्राइवेट रॉयल वॉल्ट वालों की बुलेट प्रूफ आर्म्स प्रूफ वैन अपने आप में पूरी तरह कामयाब है। उस वैन में कुछ भी रखकर पूरी तरह निश्चिंत हुआ जा सकता है। कल जब वॉल्ट से हीरे जवाहरात लेकर वैन रवाना होगी, तो वैन में सिर्फ ड्राइवर ही होगा। ड्राइवर के केबिन का सिस्टम ही कुछ ऐसा है कि अगर ड्राइवर भीतर से बटन बटन दबा दे तो वैन के दरवाजे को किसी भी सूरत में बाहर से खोला नहीं जा सकता। दरवाजों का सिस्टम भीतर से लॉक हो जाता होगा, शिवराम बोला। हाँ, और ये सब ड्राइवर उस स्थिति में करता होगा जब खतरे में घिर जाता होगा। ये ड्राइवर की मर्जी है, परंतु अपने मालिकों की तरफ से उसे यही आदेश रहता है कि कीमती साधन के साथ जब भी चले तो सारा सिस्टम लॉक कर ले, ताकि कोई खतरा ही न रहे। हम्म। ड्राइवर के पास हथियार रहता है। खतरा आने पर हथियार को बेहिचक इस्तेमाल कर सकता है, किसी को भी शूट कर सकता है। इस बात की उसे पूरी तरह छूट है, और उसके द्वारा शूट हुए आदमियों को की सारी जिम्मेदारी वॉल्ट के मालिकों पर आएगी। वॉल्ट के मालिकों ने ड्राइवर की हरकतों की पूरी जिम्मेदारी अपने सिर ले रखी है। ओह। रास्ते में कहीं भी वैन को रुकवाया नहीं जा सकता। रुकवा लिया भी जाए तो उसे खोला नहीं जा सकता। उसमें मौजूद हीरे जवाहरातों को हासिल नहीं किया जा सकता। वैन को खोला कैसे जाता होगा? बहुत ही अच्छा इंतजाम है, देवराज चौहान ने सिर हिलाकर कहा। बख्तरबंद वैन जब ठिकाने पर पहुंच जाती है तब वहां से वॉल्ट में इन्फॉर्म किया जाता है। फिर वॉल्ट से 6 हथियारबंद गार्ड और वॉल्ट का मैनेजर अथवा जिम्मेवार व्यक्ति वहां से रवाना होगा। उसके पास रिमोट कंट्रोल होता है। उसी रिमोट कंट्रोल के दम पर वैन का पीछे वाला दरवाजा खोला जाता है, किसी चाबी वगैरह से नहीं। बिना रिमोट कंट्रोल के बख्तरबंद वैन का दरवाजा खोल पाना मुमकिन ही नहीं है। शिवराम गंभीरता से सारी बातें सुन रहा था। अगर रिमोट कंट्रोल उन लोगों से कहीं खो जाए तो? इसका भी कोई विकल्प वॉल्ट वालों ने रखा होगा, देवराज चौहान ने सिर हिलाकर कहा। हाँ, ऐसा ही होगा। अब बताओ शिवराम, कैसे लूट की जाए वैन से? कैसे लूटे जाए? शिवराम ने बेचैनी से पहलू बदला। वैन का मसला तो बात का होगा, पहला मसला तो उसका है जो वैन के साथ चल रहे होंगे। कमांडो राजन सकोलिया और उसके 6 आदमी, 8 पुलिस वाले, साथ में वॉल्ट का जासूस अशोक सैनी, बीमा कंपनी का जासूस बीबी दत्ता। वैन से ध्यान हटाकर हमें इनके बारे में सोचना चाहिए। जब तक ये लोग साथ साथ रहेंगे हम वैन के पास भी नहीं फटक सकेंगे। देवराज चौहान ने तुरंत सिर हिलाया। ठीक कह रहे हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इस समय वैन हमारे लिए मसला नहीं है। मसला है खतरनाक हथियारबंद लोग जो कल वैन के साथ साथ उसकी सुरक्षा के लिए चल रहे होंगे। इतने सारे खतरनाक लोगों का इंतजाम करना आसान काम नहीं होगा, देवराज चौहान। देवराज चौहान के होठों पर अजीब सी मुस्कान फैलती चली गई। लेकिन इंतजाम तो करना ही होगा। शिवराम को एक बार फिर मामला ठप होता सा महसूस होने लगा। कैसे? मैंने एक छोटी सी प्लानिंग की है, जिसके लिए मुझे 5 आदमी चाहिए तुम्हें मिलाकर। लेकिन योजना क्या है? फिर बताऊंगा। अभी बताने में क्या हर्ज है? अभी मैं बताने की जरूरत नहीं समझता। मैं तुम्हारे साथ काम कर रहा हूं, तो मुझे हर चीज मालूम होनी चाहिए कि क्या कैसे हो रहा है। देवराज चौहान ने उसे घूरा। तुम देवराज चौहान के साथ काम कर रहे हो? देवराज चौहान की आवाज सख्त हो गई।
और देवराज चौहान अपने साथियों को उतना ही बताता है जितने की जरूरत होती है। तुम्हारा मतलब कि मुझे ये बताने की जरूरत नहीं कि योजना क्या है? बिना बताए काम हो सकता है? नहीं। तो फिर मरे क्यों जा रहे हो? जब वक्त आएगा तुम्हें मालूम हो जाएगा। आगे की बात करो। आगे की बात? इस काम के लिए मुझे 5 आदमी चाहिए। एक तुम, यानी कि बाकी 4, जिसमें से 2 तो वक्ती चाहिए, परंतु 2 परमानेंट चाहिए, जिन्हें सब मालूम होगा कि हम क्या कर रहे हैं। इंतजाम हो जाएगा। हो नहीं जाएगा। मेरे साथ चलो और इंतजाम को पक्का करो। जो 2 खास चाहिए उनसे मैं बात करूंगा। चलता हूं काम करने वालों से तुम बात करोगे। देवराज चौहान ने कहा। मैं बात करूंगा? हाँ। क्या बात करूंगा? मुझे तो कुछ मालूम नहीं है। शिवराम ने उखड़े लहजे में कहा। कुछ खास है ही नहीं जो तुम्हें मालूम हो। एक जगह ट्रैफिक जाम करना है, वहां तुम्हें बता दूंगा। इसके लिए वो 2 4 5 7 हजार मांगे तो बेशक दे देना। तुम्हारी बात से तो लग रहा है कि तुम पूरी तरह से काम के लिए तैयार बैठे हो। देवराज चौहान ने सिर हिलाया। सफलता के कितने प्रतिशत चांस हैं? 90%। फिर तो काम हुआ समझो। शिवराम का चेहरा खिल उठा। अब आगे सुनो। बोलो बोलो। एक बख्तरबंद बड़ा फुल साइज का ट्रक चाहिए, जैसा कार्गो एजेंसियों में होता है। परंतु उसमें खास बात यह होनी चाहिए कि उसका पीछे वाला गेट बंद करने के मामले में ऑटोमेटिक सिस्टम वाला होना चाहिए कि ड्राइवर के पास मौजूद डैशबोर्ड पर बटन हो, जिसके दबाते ही बख्तरबंद ट्रक का पीछे वाला दरवाजा बंद होता चला जाए। शिवराम ने तुरंत सिर हिलाया। आजकल तो ऐसे ट्रक आम होते हैं, मालूम है मुझे, परंतु इन्हें हासिल करना आसान काम नहीं। यह कार तो है नहीं कि उठाई और खिसक गए। हासिल तो करना ही है हमें हर हाल में। शिवराम विचार भरी निगाहों से देवराज चौहान को देखता रहा। क्या हुआ? सोच रहा हूं। कार्गो का एक ट्रक ड्राइवर मेरी जान पहचान का है तो सही। एयरपोर्ट पर कार्गो में काम करता है। फिर दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि जरूरी तो नहीं वो हमारे इस काम के लिए राजी हो जाए। ये कोई दिक्कत नहीं। अगर वो नहीं माना तो कहीं और से इंतजाम हो जाएगा। देवराज चौहान ने कहा। अब हम जिस काम के लिए कदम उठा चुके हैं वो तो पूरा होगा ही। तो उस कार्गो ड्राइवर से बात करेंगे। देवराज चौहान ने कहा। ठीक है, बात करके देख लेंगे। शिवराम ने सिर हिलाया। ये सब काम आज ही करने हैं। आज ही करेंगे। कल तो हमें हरकत में आना है। वक्त ही कहाँ है। समझदार हो। देवराज चौहान मुस्कुराया। क्षण भर की चुप्पी के पश्चात शिवराम सोच भरे स्वर में बोला। अब तुम्हें 2 आदमी तो इसलिए चाहिए कि ट्रैफिक जाम कर सकें, और 2 खास चाहिए जो इस मामले में बाद तक भी हमारे साथ रहें। और एक ऑटोमेटिक सिस्टम वाला बख्तरबंद ट्रक चाहिए। हाँ, ये सारे इंतजाम मैं कर सकता हूँ। अगर तुम्हें किसी तरह की परेशानी। नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है, और मेरे होते हुए ये मामूली काम तुम्हें करने की जरूरत भी नहीं है। मेरे ख्याल से हमें वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। उठो शिवराम। उठो शिवराम। इंतजाम में लग जाते हैं। चलो। शिवराम ने सिर हिलाया। आदमियों के बारे में सोच लो। देवराज चौहान ने उसकी आंखों में झांका। जो 2 खास आदमी हमें चाहिए वो भरोसेमंद होने चाहिए। अपनी सोचों से ठोक बजाकर ही मुझे उन आदमियों के पास ले जाना। चिंता मत करो। किस्मत ही खराब हुई तो अलग बात है, वरना आदमी ठीक है। इसी दौरान शिवराम को बालकिशन का ध्यान आया, फिर अगले ही पल दिमाग से उसका ख्याल निकाल दिया। काम के लिहाज से तो बालकिशन ठीक आदमी था, लेकिन विश्वास के लिहाज से वो बिल्कुल ठीक आदमी नहीं था। शिवराम किसी हरामी पर तो विश्वास कर सकता था, परंतु दौलत वाले मामले को लेकर बालकिशन पर नहीं, वो भी अरबों की दौलत होने पर। ऐसे में तो बालकिशन सारी दौलत हासिल करने में लग जाएगा। देवराज चौहान और शिवराम फ्लैट से बाहर निकल आए।
अब शिवराम क्या जानता था कि बालकिशन की एक टांग के रूप में अजीत खन्ना साय की तरह उनके पीछे लगा उनकी हरकतों को अपने दिमाग में उतार रहा था। अगला दृश्य। रजत सेठी, उम्र 35 बरस, काम इंडियन एयर इंडिया कार्गो में बतौर ड्राइवर, तनख्वाह 4,000 के लगभग, कट कटाकर 3200 पल्ले पड़ती थी। खर्चे कुछ इस प्रकार के थे। हर रोज इंग्लिश शराब पीनी, कभी किसी दिन ना पी सका तो जुदा बात, वरना हर रोज का नियम था कि पीनी ही पीनी है। उसके बिना उसे नींद नहीं आती थी। दिन में 3 पैकेट सिगरेट, वो भी जब कम पड़ने लगे तो पैंट की छोटी जेब में बीड़ी का बंडल रखना शुरू कर दिया। खींच खांच कर सिगरेट का काम भी चल ही जाता था। इन सबको मिलाकर कम से कम 2,000 का तो अपना खर्चा था। और परिवार, माँ थी नहीं, बाप गांव में रहता था। एक भाई तो गांव में खेती बाड़ी करता था। ना तो कभी वो ही आता था और ना ही रजत सेठी गांव जाता था। 5-7 साल में एक बार जाना तो ना के बराबर ही था। साल में एक बार बूढ़े बाप की या भाई की चिट्ठी आ जाती तो वो भी महीने 2 महीने बाद हाँ हूं मैं जवाब दे देता। यूं वैसे रजत सेठी ने यहाँ शादी कर रखी थी। शादी भी गलती से हो गई थी। वैसे तो होने का चांस नहीं था। 6 साल पहले नौकरी के दौरान किसी ने एक विधवा औरत के घर एक कमरा किराए पर दिला दिया। विधवा के पास 2 कमरों का मकान था, परंतु घर में कमाने वाला कोई मर्द नहीं था। कुछ पैसे आ जाएंगे ये सोचकर कमरा किराए पर दिया। बिजली पानी के साथ 400 रुपये किराया तय हुआ। विधवा की 2 लड़कियां थी, एक 20 की, दूसरी 17 की। जवान होने के साथ साथ खूबसूरत भी थी। गरीबी और अभावों में वक्त गुजर रहा था उनका। बड़ी का नाम सविता और छोटी का नाम नीरा था। रजत सेठी चेहरे मोहरे से ठीक ठाक था। उसने सविता को चक्कर में लाना शुरू कर दिया और ले भी लिया। दोनों में घुट घुट प्रेम प्यार की बातें होने लगी। बातें हुई तो सब कुछ हो गया। सविता को बच्चा ठहर गया। वो सिर से पांव तक कांप उठी कि माँ को जब पता चलेगा तो क्या होगा। मोहल्ले वालों को पता चल गया तो। इससे आगे सविता न सोच सकी। उसने घबरा कर रजत से बात की। रजत ने कहा कि परवाह न करे, वो सब संभाल लेगा। सविता की माँ गरीबी सही परंतु इज्जत से जिंदगी गुजारती थी। सविता और नीरा इसी घर में पैदा हुई थी। हर जगह इज्जत थी उनकी। लड़कियों के बारे में तो वो खास ध्यान रखती थी कि कोई ऊंच नीच ना हो जाए। और जब सविता के पेट में बच्चा होने की बात उसका उसे पता चला तो 2 दिन वह अपने आप ही घुलती रही, फिर दिल का दौरा पड़ा और चल बसी। रजत सेठी ने मोहल्ले वालों के साथ मिलकर तन मन से सविता की मां का संस्कार किया। उसके बाद सविता ने पेट में बच्चा होने के बारे में सवाल किया। रजत सेठी ने जरा भी ना नुकर नहीं की। भला ऐसी खूबसूरत और शरीफ बीवी उसे कहां से मिलेगी। साथ ही उसकी निगाह मकान पर भी थी। तब रजत सेठी ने सविता से स्पष्ट कहा कि वह उससे एक ही शर्त पर शादी कर सकता है, कि वे लोग ये मकान बेचकर कहीं दूसरा मकान ले लें। इसलिए कि कल को वक्त से पहले बच्चा होगा तो लोग बातें करेंगे। सविता ने कोई एतराज न उठाया। रजत सेठी ने मंदिर में सविता से शादी कर ली और महीने में ही 6 लाख में मकान बेचकर रजत सेठी ने किराए का मकान ले लिया। नीरा उनके साथ थी। सविता ने कहा कि नीरा की शादी के लिए पैसे रखकर मकान खरीदें। रजत सेठी ने कहा उसे अपनी जिम्मेवारी का एहसास है। उसके बाद रजत सेठी ने खूब ऐश की, तगड़ी ऐश की, शराब जुआ और भी जाने क्या क्या। सविता पैसा बर्बाद होते देखकर रोती, रजत को समझाने की चेष्टा करती, परंतु रजत सेठी तो दौलत के नशे में था जो कि खत्म होती जा रही थी। 1.5 साल में रजत सेठी ने सारा पैसा उड़ा दिया। मकान खरीदना तो दूर, नीरा की शादी के लिए पैसा भी न रखा। सविता समझ गई कि अब सब कुछ बर्बाद हो गया है। थोड़ा सा वक्त और बीता और वो 2 बच्चों की मां बन गई। उधर नीरा बड़ी हो गई थी, 23-24 बरस की। वो सविता से ज्यादा सुंदर और चंचल थी। रजत सेठी की निगाहें नीरा पर जा ठहरी और फिर एक दिन नीरा को भी वो अपनी मनचाही लाइन पर ले आया। सिलसिला चल निकला। आखिर कब तक ये बात छिपती। सविता को जब ये बात पता चली तो वो सिर से पांव तक कांप उठी। उसने रजत से झगड़ा किया, नीरा को मारा पीटा, फिर दोनों को समझाया।
लेकिन ऐसे मामले शुरू होने के बाद रुकते ही कहाँ हैं। फिर सविता को महसूस होने लगा कि अगर उसने ज्यादा हाय तौबा मचाई तो कोई बड़ी बात नहीं, रजत उसे छोड़कर नीरा से शादी कर ले। इस विचार पर सविता ने बेहद शांति से काम लिया। अब तो उसकी आंखों के सामने ही रजत नीरा को लेकर कमरे में बंद हो जाता था और वो बच्चों में व्यस्त हो जाती थी। सब कुछ देखते हुए भी वो कुछ नहीं कर सकती थी। परंतु अब उसने रजत को जोर देना शुरू कर दिया था कि वो नीरा की शादी के लिए पैसों का इंतजाम करे। नीरा बड़ी हो गई है, अब उसकी शादी हो जानी चाहिए। परंतु घर के खाने के तो पैसे पूरे नहीं पड़ते थे। नीरा की शादी के लिए वो पैसा कहाँ से लाता। वैसे अब रजत का मन भी नीरा के प्रति कुछ खट्टा हो गया था। कारण था पड़ोस का लड़का। उसके साथ तो सब कुछ चलता ही था, लेकिन वो पड़ोस के लड़के को भी लिफ्ट देती रहती थी, जो कि रजत को पसंद नहीं आया था। रजत ने नीरा को कई बार समझाया भी, परंतु नीरा ने इस बात पर रजत की परवाह नहीं की। रजत को महसूस हो चुका था कि अगर कुछ समय इसी प्रकार बीता तो नीरा के कदम बहुत आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन वो भी मजबूर था, क्योंकि पल्ले फूटी कौड़ी नहीं थी कि नीरा की शादी पक्की कर पाता। सविता हर बात देखती सुनती रही, परंतु कहती कुछ नहीं थी। इस बात को वो भी जान चुकी थी कि नीरा के पड़ोस के लड़के से संबंध बने पाकर रजत परेशान है और नीरा से छुटकारा पाना चाहता है। और नीरा से छुटकारे की एक ही सूरत थी, नीरा की शादी। रजत सेठी एयरपोर्ट जाने के लिए तैयार हुआ तो सविता ने नाश्ता उसके सामने रखा। नीरा की शादी के बारे में कुछ सोचा? सविता ने शांत स्वर में कहा। सोचा हुआ है, रजत ने तीखे स्वर में कहा। शादी के लिए पैसे नहीं है? नहीं है तो इंतजाम करो, आखिर शादी तो करनी है। कह तो ऐसे रही है जैसे नीरा की शादी का ठेका ले रखा है। हाँ, ठेका ले रखा है तुमने। मकान बेचकर 6 लाख तुमने ही खोए थे। बकवास मत करो। मैं चाहती हूं अब नीरा की शादी जल्दी हो जाए। पैसे का इंतजाम होते ही कहीं रिश्ता पक्का कर दूंगा। कुछ समय लगेगा, रजत सेठी ने उखड़े स्वर में कहा। अब जाए यहां से, नाश्ता करने दे। अगला दृश्य। सुंदरलाल, अपराध की दुनिया का पुराना बाशिंदा। 40 बरस की उम्र से ही जिंदगी के सारे रंग देख लिए थे। चोरी छीना झपटी से लेकर डकैती तक में वो हिस्सा ले चुका था। काफी मोटा नामा पीटा उसने अपनी जिंदगी में, परंतु सारा खा पी कर उड़ा दिया। सुंदरलाल को इस बात का कोई गम नहीं था कि माल बचाने की अपेक्षा उड़ाने में उसने दिलचस्पी रखी। वो खा पी कर डकार मारने में यकीन रखता था। ना तो उसने पैसा बचाया और ना ही रहने का अपना कोई ठिकाना लिया। शादी की तो बात ही दूर थी। मध्यम दर्जे की कॉलोनी में वो पिछले 10 साल से रह रहा था। सब उसके बारे में जानते थे कि वो बुरे काम करता है। कई बार बड़ा कांड हो जाता तो पुलिस भी आ जाती थी उससे पूछने। जो भी हो, कॉलोनी के लोगों को जाति तौर पर सुंदरलाल से कोई शिकायत नहीं थी। कॉलोनी में भी उसने कभी कोई ऐसी बात नहीं की थी कि कोई उसके दरवाजे पर शिकायत लेकर आता। घर के मालिक में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसे खाली करने के लिए कह देता। एक बार कोशिश करके कहा भी तो सुंदरलाल ने स्पष्ट पूछा कि मेरे यहाँ रहने से तुझे तकलीफ है क्या। जवाब में वो कुछ नहीं कह सका और बात खत्म हो गई। वहीं सुंदरलाल अपने ठिकाने पर बैठा इधर उधर निगाहें घुमा रहा था। वो घटिया दर्जे का होटल था। इसका मालिक उसका दोस्त था, पुराना और खास दोस्त, रामनाथ। जब कोई काम न होता तो उसका समय यहीं बीतता था। और आजकल वो फुर्सत में था। कोई काम हाथ में नहीं था और काम करने की इच्छा भी नहीं थी। कम से कम 2 सप्ताह उसका आराम का मूड था। वेटर उसके सामने कॉफी रख गया। सुंदरलाल ने कॉफी का घूंट भरा। इस समय वो होटल की छोटी सी लॉबी में मौजूद था, जहां 2 सोफे और कुर्सियां मौजूद थी। तभी उसकी निगाह शिवराम पर पड़ी, जो देवराज चौहान के साथ मुख्य द्वार से भीतर प्रवेश कर रहा था। शिवराम को देखते ही सुंदरलाल के होंठ से उड़े। देवराज चौहान को वो नहीं पहचानता था। शिवराम की निगाह उस पर ठहरी। सुंदरलाल उसे देख रहा था। शिवराम ने देवराज चौहान को धीमे से कुछ कहा, फिर उसके साथ सुंदरलाल के करीब जा पहुंचा। कैसे हो सुंदरलाल? अच्छा हूं।
कहते हुए सुंदरलाल ने देवराज चांद पर निगाह मारी। आराम से हो, शिवराम मुस्कुराया। ऐसा ही समझो। शिवराम देवराज चौहान के साथ उसके सामने बैठ गया। तुम्हें यहां देखकर मुझे हैरानी हो रही है, सुंदरलाल ने होंठ सिकोड़कर कहा। क्यों, मैं यहां नहीं आ सकता? अवश्य आ सकते हो, मैंने कब कहा नहीं आ सकते? एकाएक सुंदरलाल मुस्कुराया। आजकल क्या कर रहे हो? सुंदरलाल ने इशारे से वेटर को 2 कॉफी लाने का इशारा किया। आराम कर रहा हूं। काम कोई नहीं हाथ में? काम की कमी नहीं है सुंदरलाल के लिए, परंतु इन दिनों आराम के मूड में हूं। शिवराम ने सिर हिलाया, सिगरेट सुलगाकर कश लिया। देवराज चौहान आराम से बैठा था। कभी कभार वो सुंदरलाल पर निगाह मार लेता था। वैसे वो सुंदरलाल को परख रहा था। अभी तक तो ठीक ही लगा था सुंदरलाल उसे। तुझसे काम था? क्या? सुंदरलाल की निगाहें शिवराम पर जा टिकी। कल तेरी जरूरत थी किसी काम के लिए, काम करने का मूड है? अब पहली बार सुंदरलाल ने देवराज चौहान को गहरी निगाहों से देखा। ये कौन है? ये मेरा आदमी है। इसे पहले कभी नहीं देखा। नाम क्या है इसका? कुछ भी हो, तुझे क्या? बातों के दौरान पास में कौन बैठा है ये जानना जरूरी है, नहीं तो उठा दे इसे। शिवराम ने देवराज चौहान को देखा। देवराज चौहान खामोशी से बैठा रहा। इसका नाम सुखलाल है। सुखलाल? हाँ। शिवराम, तूने सुंदरलाल से झूठ बोलना भी शुरू कर दिया। सुंदरलाल के दांत भिज गए। तो फिर तू मजबूर क्यों करता है? इसका नाम क्या है, वक्त आने पर तुझे मालूम हो जाएगा। पहले तुझसे जो पूछा है वो बता। बस इतना याद रख कि ये मेरे साथ है। सुंदरलाल देवराज चौहान को घूरता रहा। देवराज चौहान के चेहरे पर किसी तरह का भाव नहीं आया। ये जो भी है, मजा हुआ है, सुंदरलाल बोला। तेरे मेरे से तेज है। शिवराम मुस्कुराया। तू कैसे कह सकता है? किसी को पहचानने का दम है मुझ में। सुंदरलाल की निगाह शिवराम पर जा टिकी। अच्छी तरह सोच ले, इसे साथ रखकर तू किसी लफड़े में तो नहीं फंसने जा रहा? नहीं। अब तू मेरे सवाल का जवाब दे सुंदरलाल। मेरे साथ काम करने को तैयार है? क्या काम है? शिवराम ने देवराज चौहान को देखा। आगे की बात तुझसे ये करेगा। सुंदरलाल की निगाह देवराज चौहान पर जा टिकी। वेटर 2 प्याले कॉफी लेकर वहां रख गया। शिवराम ने कॉफी का प्याला उठाकर घूंट भरा। देवराज चौहान ने स्थिर लहजे में कहा। देखा जाए तो बहुत ही मामूली सा काम है। मीडियम साइज की एक बख्तरबंद वैन के पीछे से ट्रक से धकेलकर सामने वाले बख्तरबंद ट्रक में लादना है। सुनते ही शिवराम भी सतर्क हो गया। सुंदरलाल की आंखें सिकुड़ गई। ये काम तो कोई भी ट्रक ड्राइवर कर सकता है। तुम कर सकते हो, शिवराम कर सकता है। और अगर, देवराज चौहान के होंठों पर मुस्कुराहट बिखरी, मैं कहूं कि ये काम तुम अच्छी तरह कर सकते हो, तो फिर तुम इस बारे में क्या कहोगे सुंदरलाल? सुंदरलाल ने देवराज चौहान की आंखों में झांका। तुम तो ये बात ऐसे कह रहे हो जैसे मुझे बहुत पुराना जानते हो, मेरे बारे में बहुत कुछ जानते हो। सामने वाले के बारे में कुछ तो अंदाजा अंदाजा लगाया जा सकता है, देवराज चौहान ने सिर हिलाकर कहा। और फिर शिवराम मुझे किसी के पास लाया है, तो यूं ही तो नहीं होगा। सुंदरलाल ने बची कॉफी एक ही घूंट में समाप्त की और सिगरेट सुलगाई। शिवराम से गलती भी हो सकती है, आखिर है तो वो इंसान ही, कश लेकर सुंदरलाल बोला। उसकी गलती मेरे सिर, तुम अपनी कहो। सुंदरलाल कई पलों तक विचारपूर्ण निगाहों से देवराज चौहान को देखता रहा। क्या बोला था तुमने, क्या करना है?
मेटाडोर साइज की बख्तरबंद वैन को पीछे से ट्रक द्वारा धकेलकर सामने मौजूद ट्रक कार्गो के बंद ट्रक में घुसेड़ना है। फिर कहूं या समझ गए? देवराज चौहान ने स्थिर लहजे में कहा। सुंदरलाल के होंठों पर मुस्कान बिखरती चली गई। तुमने अभी भी पूरी बात नहीं बताई। कैसे? जैसे कि उस समय स्थिति क्या होगी, हालात क्या होंगे, किस जगह पर यह काम करना होगा, खड़ी वैन होगी या उस समय चल रही होगी? सुंदरलाल कहकर देवराज चौहान को देखने लगा। राह चलती सड़क पर यह काम करना होगा, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। वक्त कैसा होगा? दोपहर का। सड़क कौन सी है? ये बाद में बताया जाएगा। सुंदरलाल कई पलों तक खामोश रहा, कुछ नहीं बोला। स्विच क्यों ऑफ हो गया तेरा? शिवराम ने एकाएक कहा। सुंदरलाल ने सिर हिलाया, फिर देवराज चौहान से गंभीर स्वर में बोला। बख्तरबंद वैन, उसे कार्गो के बंद ट्रक में डालना है, भरे बाजार में, दिन दहाड़े। हाँ। किस्सा क्या है? तुम्हें किस्से का क्या लेना देना? काम तुम्हें बता दिया है, काम की कीमत बोलो। मैं कोई भाड़े का टट्टू नहीं हूं जो कीमत बोलूं, सुंदरलाल ने उखड़े स्वर में कहा। तो पहले सारा मामला बताओ, अगर मुझसे काम कराना है तो। तुमने काम करना है तो करो, नहीं तो मत करो, परंतु तुम्हें उतना ही बताया जाएगा जितनी जरूरत हम समझते हैं, देवराज चांद ने शांत किंतु सपाट स्वर में कहा। शिवराम, सुंदरलाल की आंखें देवराज चौहान पर जा टिकी। हाँ? ये है कौन? मैं नहीं बता सकता। सब ठीक रहा तो बाद में पता चलेगा तुझे। सुनो मिस्टर, बख्तरबंद वैन का मतलब मैं भी समझता हूँ। जाहिर है उसमें कोई तगड़ी कीमती चीज होगी, और जो काम तुम मुझसे करवाना चाहते हो वो मेरे हिसाब से अहम काम है, और किसी भी काम को मैं सस्ते में नहीं करता, सुंदरलाल ने शब्दों को चबाकर कहा। ठीक है, इस काम के बदले में तुम्हें 50,000 रुपया दे सकता हूं। नहीं। 1 लाख? सवाल ही पैदा नहीं होता। इस काम के लिए तुम लाख देने को तैयार हो तो 2 लाख भी दोगे, क्योंकि तगड़ा मामला है, और मोटे मामले में मैं किराए के आदमियों की तरह काम नहीं करता। देवराज चौहान का मस्तिष्क सुंदरलाल के बारे में यह विचार जाहिर कर चुका था कि यह आदमी ठीक है और उसकी योजना में शामिल होने की कुव्वत रखता है। हम जो काम कर रहे हैं उसमें किसी और के आने की गुंजाइश नहीं है। तो फिर किराए के लिए किसी और को पकड़ो। शिवराम 50 को जानता है। फिर भी ना इंतजाम हो तो मेरे पास आ जाना, मैं इंतजाम करा दूंगा, सुंदरलाल ने स्पष्ट कहा। देवराज चौहान ने सुंदरलाल को देखा, फिर शिवराम को। कॉफी ले लो, ठंडी हो रही है, सुंदरलाल ने देवराज चौहान से कहा। देवराज चौहान ने कॉफी का प्याला उठाकर घूंट भरा। सुंदरलाल। हाँ? तुम पर कितना विश्वास किया जा सकता है? देवराज चौहान का स्वर गंभीर था। इस बारे में शिवराम से बात करो। शिवराम फौरन कह उठा। आज के जमाने में किसी पर भी भरोसा करना मुसीबत मोल लेना है। सगों पर भी भरोसा करना गुनाह करने के बराबर है। फिर भी सुंदरलाल पर कुछ हद तक तो भरोसा किया ही जा सकता है। जो भी हो, आदमी ठीक है। कई सालों से जानता हूं मैं इसे, कई बार इसके साथ काम किया है, सब ठीक ही रहा है, हर बार। देवराज चांद की निगाह सुंदरलाल पर जा टिकी। हमारा प्रोग्राम एक लूट करने का है। कब? सुंदरलाल ने देवराज चौहान को देखा। कल, देवराज चौहान ने गंभीरता से सिर हिलाया। आते समय शिवराम ने तुम्हारी काफी तारीफ की, और अब भी उसने कहा है कि तुम पर विश्वास किया जा सकता है। शिवराम ठीक कहता है, तुम बेहिचक मुझ पर विश्वास कर सकते हो। क्या क्या कर रखा है तुमने? मैंने?
सुंदरलाल के होंठों पर अजीब सी मुस्कान उभरी। सरकार ने डिग्री तो कोई दे नहीं रखी जो कि तुम्हें दिखाकर तुम्हारी तसल्ली करा दूं। फिर भी इतना जान लो कि मैंने सब कुछ कर रखा है और सब कुछ करता हूँ। सिर्फ 2 बार पुलिस के चक्कर में फंसा हूं, वो भी कई साल पहले। सब कुछ में क्या क्या आता है? चोरी, पॉकेटमारी से लेकर हत्या डकैती तक, कहकर सुंदरलाल ने शिवराम को देखा। इसके साथ काम कर रहा है या इसके नीचे? दोनों ही बातें हैं। हैरानी। शिवराम जैसा इंसान किसी के नीचे काम करे, वो भी नए आदमी के नीचे। शिवराम मुस्कुराया। ये मेरा बाप है। बाप? मतलब तेरी माँ का यार? सुंदरलाल ने तीखे स्वर में कहा। माँ का यार नहीं, अपने धंधे में ये मेरा बाप लगता है। और तेरा तो दादा ही लगता होगा धंधे के लिहाज से। ऐसा? ऐसा। सुंदरलाल ने घूर कर देवराज चौहान को देखा। तुम अपने बारे में कुछ बताओगे नहीं? मालूम हो जाएगा। हम जो बात कर रहे हैं उन्हें किसी सिरे पर पहुंच जाना चाहिए। ठीक है। सुंदरलाल ने सिर हिलाया। बोलो, तुम लूट के बारे में बात कर रहे थे। ये मत पूछो कौन सी लूट, सिर्फ लूट के बारे में सुनो। कल हमें कुछ लूटना है। हमें साथी की जरूरत है। मैं हाजिर हूं। सुंदरलाल के होंठों पर मुस्कान उभरी। जरूरत पड़ने पर तुम हमें कहां से हासिल होगे? वैसे तो मेरा अपना फ्लैट है, परंतु वहां पर किसी का आना जाना मैं खास पसंद नहीं करता। मैं तुम्हें यहीं इसी होटल में मिलूंगा। मेरे बारे में पूछ लेना। कल दोपहर को काम करना है ना? हाँ, परंतु तुम्हारी जरूरत सुबह से ही पड़ेगी। कई बातें समझानी है तुम्हें। मैं आधी रात को भी यहाँ मिलूंगा। अगर लूट के बारे में तुम कुछ बता देते तो ठीक रहता, मैं भी कुछ सोच लेता। शायद कोई काम की बात सामने आ जाती। सुंदरलाल बोला। सोचने की बात तुम मेरे लिए रहने दो। अभी सिर्फ काम के लिए खुद को तैयार करो। बाद में बहुत कुछ ऐसा होगा कि तुम्हें सोचने का पूरा मौका मिलेगा। देवराज चौहान ने कहा। मर्जी तुम्हारी। देवराज चौहान उठ खड़ा हुआ। अपना नाम नहीं बताओगे? बताऊंगा, कल बताऊंगा, जब काम शुरू कर रहे होंगे। शिवराम बोला। बहुत सावधानी बरत रहे हो। हम में जो बातें हुई हैं उन्हें अपने तक ही रखना। कहीं ऐसा ना हो कि समझ है मुझ में। शिवराम भी उठ खड़ा हुआ। तुम भी जा रहे हो? हाँ। बैठते, काफी देर बाद मिले, कुछ खाते पीते। सुंदरलाल बोला। काम है, कल से हमने इकट्ठे ही बैठना है। खा पी लेंगे। अब चलूंगा। देवराज चौहान के साथ शिवराम होटल से बाहर आ गया। शिवराम। हाँ। एक ठिकाने का इंतजाम करना है और ये इंतजाम तुझे ही करना पड़ेगा। कैसा ठिकाना? वो बंद ट्रक जिसमें वैन बंद होगी उसे फौरन किसी ऐसे सुरक्षित ठिकाने पर ले जाना होगा जहां वो किसी की नजर में ना आ सके और हम आराम से आगे का काम कर सकें। देवराज चौहान बोला। आगे का काम? देवराज चौहान ने उसे देखा। ओह, अब समझा। समझा कि तुम क्या और कैसे करने जा रहे हो। शिवराम हंसा। जो मैंने कहा है उस पर गौर करो। ठिकाना चाहिए ट्रक छिपाने के लिए? हाँ, जहां बाहरी इंसान का दखल ना हो, जहां उस ट्रक को कोई देख ना सके। शिवराम गहरी सोच में डूब गया। अब एकदम ऐसे ठिकाने का इंतजाम कैसे हो सकता है? शिवराम बोला। हमने योजना एकदम ही बनाई है, इसलिए एकदम ही आनन फानन में हमें सारे इंतजाम करने होंगे। शिवराम ने कुछ नहीं कहा, सोचता रहा। देवराज चौहान ने कार से टेक लगाकर सिगरेट सुलगा ली। जब काफी देर कुछ नहीं बोला तो देवराज चौहान ने उसे टोका। शिवराम, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। मैं समझ रहा हूं, परंतु मसला नाजुक है। फुल बॉडी का बंद ट्रक रखना है। बड़ी और सुरक्षित जगह चाहिए और इस मामले में खतरा हमें 1% भी नहीं लेना है। शिवराम ने व्याकुलता भरे स्वर में कहा।
ऐसी जगह का इंतजाम होने पर एक दो बाहरी व्यक्तियों को तो हमें साथ मिलाना ही पड़ेगा। नहीं, बाहरी आदमी नहीं, कोई गुंजाइश नहीं। जितने ज्यादा होंगे, बात लीक होने का खतरा ज्यादा हो जाएगा। और मत भूलो कि तब शहर की सारी पुलिस कुत्तों की तरह हमारी तलाश कर रही होगी। पुलिस को कम मत समझना। माल हाथ आकर निकल जाए, ये बात बर्दाश्त नहीं की जा सकती। शिवराम कुछ नहीं बोला। आओ चले, जगह के बारे में सोचकर फैसला कर लेना। एक मिनट। देवराज चांद ने प्रश्न भरी निगाहों से शिवराम को देखा। हमारी ये समस्या शायद सुंदरलाल सॉल्व कर सकता है। सुंदरलाल? हाँ, वो मैकेनिक भी है कारों का। अपने धंधों की आड़ के लिए कभी उसने जगह खरीदकर गैराज खोला था। तब वो नई कॉलोनी थी, परंतु अब तो वो भीड़ भाड़ वाला इलाका हो गया। शिवराम विचार भरे स्वर में कह उठा, कहीं सुंदरलाल ने गैराज को बेच न दिया हो। मैं सुंदरलाल से बात करके आता हूँ। उसे यहीं ले आना। सिर हिलाता शिवराम होटल में प्रवेश कर गया। तीसरे मिनट वो सुंदरलाल के साथ वापस लौटा। देवराज चौहान के करीब पहुंचते ही सुंदरलाल ने कहा, वो गैराज अभी भी मेरे पास है, बेचा नहीं है उसे। परंतु अब वो भीड़ भाड़ वाला इलाका बन चुका है। वहां पर किसी बड़े ट्रक को ऐसी स्थिति में ले जाना क्या ठीक होगा, जबकि पुलिस को उस ट्रक की हर जगह तलाश होगी। वो ट्रक ऑर्डिनरी होता तो चल जाता, बख्तरबंद ट्रक तो सबकी नजर में आ सकता है। ठीक कहते हो तुम, इस बात का भी कोई रास्ता निकालना होगा। देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा, गैराज को तुम साफ करो, ये काम अकेले ही करना। किसी को किसी बात की खबर भी ना हो। उसके बाद मैं होटल में ही आ जाऊंगा। मैं रात को किसी वक्त भी तुम्हारे साथ चलकर गैराज देखूंगा। फिर इस बारे में विचार करेंगे कि फुल बॉडी के बंद ट्रक को कैसे दिन में वहां तक पहुंचाना है। ठीक है। रात को तुम कब तक आओगे? कम से कम 4 घंटे बाद। इस समय रात के 9 बज रहे हैं। ठीक है, मैं होटल में ही मिलूंगा। चलिए दोस्तों, अब दूसरी डकैती की तैयारी हो रही है। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि देवराज चौहान कुछ ज्यादा सीरियस नहीं हो रहा। ये हम्म, वो जो वो जो दो लड़कों की कहानी थी, उसमें भी इन्होंने सेम इसी मोडस ऑपरेंडी को यूज किया था और डकैती की थी। क्या नाम था उस कहानी का? 52 पत्ते से पहले थी शायद। एक मिनट, देखने दो। अरे जिसमें वो प्यारे और वो दूसरा लड़का था, उसमें भी इन्होंने गाड़ी ऐसे ही उठाई थी ट्रक के अंदर। नहीं, उसमें ट्रक के अंदर नहीं डाली थी। उसमें इन्होंने कब्जा कर लिया था उस गाड़ी पर। वो तो कार जैकिंग की थी। लेकिन मोडस ऑपरेंडी करीब करीब वैसी ही है इनकी, है ना? दौलत खतरे में थी शायद, हाँ। बिल्कुल ठीक, दौलत खतरे में। तो अब ये उसको थोड़ा सा इम्प्रोवाइज कर रहे हैं, या फिर मेरे ख्याल से ये पहले कहानी आ चुकी होगी, क्योंकि ये पुरानी कहानी है। इस कहानी का, हाँ, ये 97 की कहानी है, तो इसी कहानी के ऊपर दोबारा से कहानी लिखी गई। खैर, चलिए दोस्तों, जल्दी से मैं आप सब मित्रों के बढ़िया बढ़िया कमेंट्स का उत्तर दे दूं और फिर इसे आप तक पहुंचाता हूं। अवतार जी का कमेंट है, विक्रम भाई नमस्कार, उपन्यास का आगाज बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ है। कहानी वार्ता के नाम से एक कहानी अंग्रेजी में भी सुनाई जा रही है, क्या हुआ आपने ही अपलोड की है? बताने की कृपा करें, धन्यवाद। भाई जी, अगर मैंने की होती तो इसी चैनल पर दिखती आपको। खैर, पता नहीं, मैंने तो नहीं की।
संतोष जी कह रहे हैं हैप्पी दिवाली सर जी, हैप्पी दिवाली टू यू एज वेल भाई जी, थैंक यू। अवतार जी का एक और कमेंट है, विक्रम भाई नमस्कार, अगले भाग का बहुत ही बेचैनी से इंतजार कर रहा हूँ, देखते हैं देवराज चांद इस तगड़े जाल से कैसे निकलता है। वो ऑलरेडी अपलोडेड है तो देख लिया होगा आपने, मुझे भी ऐसी उत्सुकता थी। कृष्णा बहन कह रहे हैं विक्रम भाई दिवाली की शुभकामनाएं आपको भी बहन, बढ़िया नॉवल है, सस्पेंस थ्रिल से भरा हुआ है, देखना है देवराज चाहन क्या करता है। अच्छा, सबके वो जो सेकंड एपिसोड पे आया हुआ है कि उत्सुकता बनी हुई है, मेरी भी उत्सुकता थी, इसीलिए मैंने जल्दी डाल दिया था वो। सुधीर झा जी कह रहे हैं विक्रम जी आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, आपको भी भाई जी। इस्लामुद्दीन जी कह रहे हैं हैप्पी दिवाली विक्रम भाई, हैप्पी दिवाली टू यू एज वेल भाई जी। 38 शैलेश भाई कह रहे हैं विक्रम भाई एपिसोड 2 में आपने मुझे पागल कर दिया, आपने कहानी रोक दी और मुझे लगा कि ओह अब अगले दिन का इंतजार करना होगा। यह अनपेक्षित था कि आपने पार्ट 3 अपलोड कर दिया, कहानी रोमांच से भरपूर है और देवराज चांद मुसीबत में होने की खबर सुनकर मैं बेचैन हूँ, भगवान जाने क्या होगा। मैं ये लिख रहा हूँ जब मैंने एपिसोड 3 नहीं सुना है। आपके प्रयासों के लिए धन्यवाद, वैसे आपको और आपके परिवार को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपने ये कमेंट आपने तीसरे भाग पर लिखा है, बिना लिखे ही कर दिया, चलो बिना सुने ही कर दिया, मतलब ठीक है। आपको भी और आपके परिवार को भी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। नहीं, मुझे भी थी इस उत्सुकता, तो मुझे भी थी, मुझे भी लगा कि ऐसा कैसे हो गया, ये तो सारे के सारे कोने, क्योंकि जब उसने जाकर देख लिया, मतलब ये तो पता नहीं, देवराज चांद को खुद सोचना चाहिए था कि भाई जिनके घर का वो दरवाजा है उन्हें नहीं पता होगा कि इसके अंदर एक फॉल्स डोर लगा रखा है हमने। तो खैर, और जब उसे पता चल गया और उसने कहा कि ठीक है इसको हम चूहे की तरह अंदर बंद कर लेंगे, तब मुझे भी उत्सुकता थी कि क्या देखने को मिलेगा। खैर, तो अब तो आपकी उत्सुकता शांत हो गई होगी, अब देखते हैं, मेरे ख्याल से अगले एपिसोड में होगी जो उत्सुकता होगी। ये वाला तो सारा तैयारियों में ही निकल गया है, चौथा भाग। हम्म, शैलेश भाई का अगला कमेंट है, देवराज चौहान एक अनुभवी व्यक्ति है, मुझे पता है कि काफी चतुर है, लेकिन मुझे लगता है कि वे सुरक्षा अधिकारी उनसे भी अधिक चतुर है। हाँ, डकैती विफल कर दी उन्होंने। कृष्णा बहन का कमेंट है त्र्यंबकम 9 के लिए, अति उत्तम, जितनी भी तारीफ की जाए कम है, मुझे तो बहुत पसंद आ रहा है, बहुत बढ़िया। जी हाँ, मुझे भी बहुत पसंद आया, और इसीलिए मैंने उसके दोनों 9 और 10 भाग जो है वो अपलोड कर दिए थे। आज कोशिश करूंगा कि 11वां भाग भी अपलोड करूं। अच्छी कहानी है वो। हम्म, ममता रावत जी कह रहे हैं हेलो सर, मैं आपकी स्टोरी से अभी अभी जुड़ी हूँ। अच्छा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, यदि आप अभी अभी जुड़े हैं तो। देवराज चौहान सीरीज मुझे भी बहुत पसंद है, मैंने आपकी वॉइस सुनी, मुझे वॉइस बहुत अच्छी लगी, थैंक यू जी। हम भी नॉवल के कीड़े हैं। अच्छा, है 5वीं कक्षा से ही। अच्छा, 5वीं कक्षा से ही नॉवल के कीड़े हैं। हाँ, 5वीं कक्षा से ही पढ़ती थी 1986 से, अब 2025 आ गया। अच्छा, तो फिर तो आप तो हमारे समकालीन ही हैं फिर इस हिसाब से। तो दिक्कत तब ये थी, मुझे तो ये थी, अब मैं बाकियों का तो कह नहीं सकता, कि उस वक्त मतलब फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी होती थी कि आप रेगुलरली खरीद नहीं पाते थे, मैं नहीं खरीद पाता था। तो और वैसे भी किसी को अगर ये पता चल जाए कि नॉवल खरीदनी है, मैंने पहले भी बताया कि उस, क्योंकि नॉवेल्स के ऊपर अक्सर जो है वो इस तरह की तस्वीरें तड़कीली भड़कीली होती थी कि जो कोई भी देख लेता था वो स्वयं, वो भले जैसा मर्जी हो। आम भारतीयों में हमारे अंदर समस्या है कि हम अपने लिए वो फीता कभी नहीं इस्तेमाल करते जिस फीते से हम दूसरे को मापना शुरू करते हैं। तो अक्सर लोग बात कह देते थे क्या तुम अश्लील साहित्य पढ़ते हो। खैर,
क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता था कि ये क्या है, वो सिर्फ तस्वीर को देखकर ही अपने दिमाग में जो कूड़ा करकट भर लेते थे। इंटरेस्टिंग, नॉवल के लिए इतनी पसंद है कि मैं आवाज को महत्व नहीं देती। हाँ, बात वही है कि अपने अपनी अ, पसंद की बात है। अब मैं तो नहीं सुन पाता कुछ जैसे ये जो एआई वाली कहानियां है ना, जहां पर जरा सा भी स्ट्रेस मॉड्यूलेशन चेंज नहीं होता हो, मुझे बड़ा अजीब सा लगता है उस कहानी को सुनने में। जब नॉवल सुनती हूँ तो मुझे बस मोबाइल ही देखती है, अच्छी आवाज हो तो सोने पे सुहागा हो जाता है। अच्छा, मतलब मोबाइल नहीं लिखना शायद आप नॉवल चाहते होंगे, वो मोबाइल लिखा गया कि मुझे बस नॉवल ही दिखती है, यानी कहानी दिखती है। ठीक है। जी हाँ, अच्छी आवाज में तो 3-4 चैनल हैं जो बहुत अच्छी आवाज में, मैंने पहले ही बताया हुआ है, उनकी कहानियां ठीक हैं, लेकिन जो कहानी हमें चाहिए होती है वो कहानियां वो सुनाते नहीं है। जैसे वो नीलिमा मैडम है, वो तो छोटी छोटी कहानियां सुनाती हैं, और एक दो ही उन्होंने ऐसी सुनाई हैं कहानियां। देवराज चांद की तो शायद कोई भी नहीं है, सुनील की एक आधी सुनाई है। खैर, अच्छा लगा आपने कमेंट किया, थैंक यू। और चैनल के साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। अवतार भाई कह रहे हैं, विक्रम भाई नमस्कार, हमेशा की तरह शानदार प्रस्तुति के लिए दिल से धन्यवाद, थैंक यू। कृष्णा बहन का एक और कमेंट है, विक्रम भाई नमस्कार, आपको दीपावली की शुभकामनाएं। आपको भी। बढ़िया उपन्यास, हाथ हाथ से आया जीवराज देवराज चौहान के हाथ से निकल गया। अच्छा, हाथ से आया हुआ खजाना देवराज चांद के हाथों से निकल गया, सुनकर मुझे कष्ट हो रहा है। अब आगे क्या करेगा देखना है, लेकिन शुरुआत में ही अगर मिल जाए तो पूरे उपन्यास में क्या होता। मुझे तो जो हैरानी हो रही है ना, चलिए मैं थोड़ा सा इसको भंग कर दूं कि सस्पेंस तोड़ना चाहता तो नहीं हूं मैं, लेकिन चूंकि मेरा सस्पेंस टूट चुका है तो मैं आप लोगों का भी चलो नहीं तोड़ता, आज अंत में तोड़ूंगा। धन्यवाद आपके कमेंट के लिए। चलिए, मुझे उम्मीद है कि मैंने आप सबके कमेंट्स का उत्तर दे दिया है, और हम मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए प्रभु से प्रार्थना है कि आप सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।